Dear students, today I am going to discuss the first chapter of 12th in a new NCERT textbook, that is the sexual reproduction in flowering plants. तो सबसे पहले इसमें एक सवाल आता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ वी इंक्लूड द एंजियोस्पर्म्स। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया इन द टाइटल कि इसका मतलब क्या होता है। फिर देन फर्स्ट सेंटेंस आप देखो, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, व्हाई दे आर सेइंग दिस। वो क्यों इस तरह कह रहे हैं कि द प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बिकॉज जो प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए दे रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें बेनिफिट ये है कि दे आर गोइंग दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। एंड एज यू नो कि जो नई प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें न्यू फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो आप, दैट इज रिटन द myriads ऑफ द फ्लावर्स। तो पहले मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। myriads ऑफ द फ्लावर्स, myriads का मतलब होता है काउंटलेस, जिसको आप काउंट ना कर सकें। सो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to the sexual reproduction। इसका मतलब ये हुआ कि जो ढेर सारे जिन फ्लावर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, एंड वी जस्ट गेज देम, उनसे हमें डिफरेंट सेंट्स और परफ्यूम्स ऑब्टेन होते हैं, एंड दे आर वेरी यू कैन से द इम्पोर्टेंट फॉर अस। या फिर उनके कलर्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। एज यू नो डिफरेंट कलर्स के जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स में, दे आर गोइंग टू हेल्पफुल इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो they are saying कि these all things are going to be aid to the sexual reproduction, ये sexual reproduction में help करते हैं। next sentence देखो आप, this is written that flowers do not exist only for us to be used, flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness। selfishness का मतलब होता है खुदगर्जी, या अपने फ्लावर्स जो हैं केवल हमारे फायदे के लिए, ओनली फॉर अस, दे आर नॉट, दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट पर्पस, उसके लिए नहीं है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस यू विल फाइंड आउट द ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब कि जितने एंजियोस्पर्म्स हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। Next sentence you will see the look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of the sexual reproduction, the fruits and seeds। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हम देखते हैं वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेरिएशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द you will find out the arrangement of flowers on floral axis, that is the inflorescence। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। ठीक है। तो they are saying like the different the structures of the inflorescences or flowers or floral parts, as we will discuss in detail later, like calyx, corolla and raceme gynoecium। ये सारे जो हैं they are going to show the amazing या very the good range of adaptations to ensure formation of end products। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक आ सकता है कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं। तो जस्ट यू विल फाइंड आउट कि इसमें दो एंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पहला फ्रूट और दूसरा सीड। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मे बी इन एनी फॉर्म दे कैन आस्क। उसके बाद देखिए, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। पहली चीज़ ये है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे कोई चीज़ है, इसका शेप क्या है, लाइक किस कलर का है, जैसे एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम बात करें तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। सेम मैनर यू विल फाइंड आउट द एनाटॉमी इज अपोजिट ऑफ दिस। जो स्टडी ऑफ इंटरनल डिटेल्स को हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। हम समझते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और डिफरेंट प्रोसेस लाइक gametogenesis, sporogenesis, etc. We will discuss in detail and of the in the flowering plants। फिर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्म। सो यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग यू विल फाइंड आउट, देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर। एक साइंटिस्ट गोथ है, GOETHE, गोथ
Yagote, how you want to pronounce, it depends on the your wish. तो उन्होंने कहा कि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, टेक्निकली फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अब देखिए फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका एक बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है फ्लावर से सिंस टाइम, मतलब अ, जब हम याद नहीं कर सकते कितना कितना पुराना है, कितने टाइम इमेमोरियल, दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड इमेमोरियल। नेक्स्ट, you will find flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value। तो इसमें देखिए जो ये किस चीज़ के ऑब्जेक्ट हैं या किस चीज़ के लिए दे आर जस्ट रिलेटेड विद द एस्थेटिक या द थिंग्स व्हिच यू सी एंड एंजॉय, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के पर्पस के लिए, सजावट के काम के लिए, सोशल सामाजिक तौर पे, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फिर आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं इस आईटी में कि दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. तो इसमें आप यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रीफ मतलब तकलीफ, दुख, मॉर्निंग मतलब मातम या बहुत तो इस तरह पीड़ा को तक बहुत ज़्यादा तकलीफ, suppose one has lost his near dear one। तो flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbol because as you know like किसी का मैरिज है तो आप मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी है तो यू गिव द बुके, या फिर कभी किसी की डेथ हो जाती है तो वी यूज द वाइट फ्लावर्स। दीज फ्लावर्स आर एक्चुअली गोइंग टू कन्वे ऑल टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आर मैसेजेस टू द टू whom we want to convey। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये they are just they mentioned they are going to display every all the feelings। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने मेंशन किया है कि लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। तो 5 ऐसे फ्लावर्स का नाम अ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक जो इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है और जो घर पे या गार्डन में ग्रो होते हैं। तो इसमें आप रोज का नाम ले सकते हैं, बॉटनिकल नेम ऑफ रोज इज रोजा इंडिका। फिर आप जैसे मैरी गोल्ड का नाम ले सकते हैं, तो मैरी गोल्ड इज टेजिटस इरेक्टा। द बॉटनिकल नेम ऑफ मैरी गोल्ड इज, जो हिंदी में गेंदा कहलाता है तो उसका नाम हो जाएगा टेजिटस इरेक्टा। ठीक है, आई वुड लाइक टू राइट हियर टेजिटस इरेक्टा। एज यू नो बायोनॉमिक सिस्टम में हम इसको ऑल द नेम शुड बी इन इटैलिक्स, तो हम इसको जस्ट आई एम ट्राइंग टू आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू लर्न हाउ टू जस्ट अंडरलाइन और राइट इन इटैलिक्स। तो दिस इज द नेम ऑफ व्हाट मैरीगोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप जो रोज का बॉटनिकल नेम क्या होता है, रोजा इंडिका, यू माइट बी अवेयर, रोजा इंडिका इज द नेम। ठीक है, इसके अलावा अनदर फ्लावर यू कैन चूज मे बी लाइक जैस्मिन। जैस्मिन का बॉटनिकल नेम है जैस्मिनम ऑफिसिनेल, जैस्मिनम ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल एन एल ई। ठीक है, दिस इज द जैस्मिन का नाम है, चमेली जैसे हिंदी में बोलते हैं। और फिर उसके बाद से आप लिली जो कॉमनली ग्रो होता है घरों में या गार्डन में, लिली, इसका बॉटनिकल नेम लिख लें आप, लिलियम ऑरेटम, लिलियम ऑरेटम। ठीक है, इसके अलावा डहलिया भी बहुत कॉमन है, यू ऑल आर फैमिलियर, डहलिया, इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा डहलिया पिनाटा, डहलिया पिनाटा। ठीक है, तो दीज आर द बॉटनिकल नेम्स। बॉटनिकल नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया,
should not say lotus because kids are going to tell you the lotus. You should say Nilambo nucifera. इसी तरीके से कोकोनट का नाम क्या होता है? कोकास nucifera. नीम plants botanical name क्या है? name is the botanical name of neem is Azadricta indica. इसी तरीके से someday I will just give all the names. I will tell you because these are essential. Like you gradually you try to learn. धीरे धीरे आप सीखेंगे तो याद हो जाएंगे नेम. ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि साइंटिफिक नेम दे देते हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन में देखा होगा आपने या कुछ प्लांट्स के नेम वगैरह. तो ये ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप सीखें. और डोंट ट्राई वन डे. ग्रेजुअली यू कैन लर्न द बॉटनिकल zoological names or scientific names. तो धीरे धीरे कोशिश करें आप हो जाएंगे. जैसे चंदन का नाम क्या होता है? सेंटिलम एल्बम. सैंडलवुड ट्री का नाम है. लाइक पोटैटो एज यू नो सोलम टुबरोसम. अनियन का क्या नाम होता है? एलियम सेप्पा. राइस इज ओराइजा सेटाइवा. ओराइजा सेटाइवा इज द नेम ऑफ राइस. द मेज नेम इज जी मेज. ठीक है. तो एंड सोयाबीन नेम यू माइट बी अवेयर लाइक व्हाट दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन मैक्स. ठीक है. तो नेम्स किसी और दिन बता दूंगा. दैट इज अ लिटिल डाइग्रेशन बट आई जस्ट वांटेड टू अपडेट एंड आई जस्ट वांट दैट you should get interest in the scientific names. Gradually you will learn and the day will come you will be familiar with more than 200-300 names. ठीक है. उसके बाद से देखिए the find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in our family. तो ये आप कुछ और नेम्स कलेक्ट कर सकते हैं जिनका डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट मौक़ों पे घरों में इस्तेमाल होता है नेम. या फिर फॉर डिफरेंट ओकेजन्स डिफरेंट त्योहारों पे या फिर अवसरों पे या मौक़ों पे भी. हैव यू हर्ड ऑफ द फ्लोरिकल्चर? देखो फ्लोरिकल्चर ये जैसे हार्टिकल्चर आपने सुना होगा जिसमें एग्रीकल्चर जैसे ब्रांच होती है. इस तरह हार्टिकल्चर ब्रांच वो होती है जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं. फ्लोरिकल्चर एक्चुअली क्या है? टेक्निकली इसको कहा जाता है कि कल्टीवेशन ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज द फ्लोरिकल्चर. तो अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. आई जस्ट आई वांट टू राइट floriculture. Just let me write. इसमें आप लिख लो the study of cultivation breeding and marketing of flowers. Obviously flowers. फ्लोरिकल्चर वो बॉटनी या आप कह सकते हो कि बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं. कैसे फ्लावर्स को ग्रो करना है, ब्रीडिंग कैसे करना है फॉर गेटिंग द गुड क्वालिटी द फ्लावर्स which are having the good economic value, which are mainly used in the bouquet etc. एंड मार्केटिंग कैसे करना है. तो ये अच्छा जैसे यू माइट हैव सीन ये नया ट्रेंड है. लाइक दिस इज द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फॉर द farmers who are growing the flowers for इत्र या सेंट या परफ्यूम्स वगैरह के लिए. तो उनके साथ ये भी कर सकते हैं वो लोग. फार्मर्स ग्रो कर सकते हैं फ्लावर्स को विच आर मेनली यूज्ड इन परफ्यूम्स और मेकिंग इत्र एटसेट्रा सेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो हैव यू अंडरस्टूड इसका मीनिंग? क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा यू माइट हैव सीन कि क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे के सक्सेसिव पैराग्राफ्स में उसके बारे में दे डिस्कस इन डिटेल. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू here they have just asked have you heard about the floriculture या have you heard about the floriculture. अब ये आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि floriculture is the branch of science for the study of cultivation breeding and marketing of flowers. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए to a biologist flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. तो बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है? फ्लावर्स और मॉर्फोलॉजिकल एज यू नो as far as structure is concerned. Embryological means different embryonic development.
मार्वल है और एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही वो प्लेस है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड in further lines they are saying in earlier classes you have read about the various parts of the flower. Junior classes में आपने बहुत दफ़ा पढ़ रखा है ये, many times we have studied about the parts of flower. uh, and the figure, this figure 1.1, this is the figure I'm going to explain in detail, will help you to recall the parts of the typical flower. तो typical flower mainly हम एक ऐसे फ्लावर को लेते हैं जिसमें सारे पार्ट्स क्लियरली विजिबल हों, और प्रैक्टिकल्स वगैरह जैसे गुड़हल का फ्लावर होता है हिबिस्कस रोजा चाइनेसिस और हिबिस्कस रोजा साइनेसिस भी बोलते हैं, तो ये बॉटनिकल नेम। तो ये इसके 11th में हम जनरली प्रैक्टिकल करते हैं इसके बारे में, एंड वी ट्राई टू नो द डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन द फ्लावर एंड विच इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ द, लेट मी हाईलाइट इट, can you name the two parts in a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? तो ये कह रहे हैं कि दो पार्ट्स फ्लावर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो देखो फ्लावर में चार पार्ट्स होते हैं, वर्ल्स होते हैं, आपको पता होगा। सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर का होगा कैलिक्स, उसका एक यूनिट क्या कहलाता है, दैट इज द सेपल। कैलिक्स के बाद यू विल फाइंड आउट द कोरोला, जो bright colored portion होता है and that is responsible for attracting the insects for the process of pollination, वो कहलाता है, पूरा रिम कहलाएगा दैट इज कोरोला, और एक यूनिट कहलाएगा पेटल। ठीक है, इसके अलावा यू विल फाइंड आउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। उसका यूनिट क्या होता है, एंड्रोसियम इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज स्टेमन। स्टेमन, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट स्टेमन, यू माइट बी फैमिलियर, आई थिंक स्टेमन होता है। ठीक है, अदरवाइज इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन इन कर रहा है, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन द फ्लावर इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, तो एक एंड्रोसियम हो जाएगा, दूसरा गायनीशियम हो जाएगा। अब देखो फ्लावर के बारे में, देखिए बेटा यहाँ सबसे नीचे की तरफ यू विल फाइंड आउट जो फ्लावर जिस चीज़ पे सिचुएटेड होता है उसको हम पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, और जो कोनिकल स्ट्रक्चर लाइक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर होगा वो थैलेमस कहलाएगा। तो ये पेडिसल है, जिस टाइम गोइंग टू शो यू। यहाँ पे देखिए आप, लाइक दिस पोर्शन नीचे से यहाँ पे यू विल फाइंड आउट दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी द पेडिसल, फिर ये पोर्शन आगे का दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द थैलेमस कहलाएगा, थैलेमस। देन यू विल फाइंड आउट सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट यू कैन सी हियर द सेपल है। कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, खाना बनाने के काम में, फ्लावर के खाना बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कैलिक्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ल है तो दैट इज कॉल्ड एज द कोरोला, जिसको हम बोलते हैं, और उसका एक पार्ट पेटल कहलाता है। ये देखिए आप कि कैलिक्स नीचे हो गया, इसका एक यूनिट सेपल हो गया, और कोरोला जो है एक यूनिट इसका पेटल कहलाता है। कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो उनका नाम आपको पता है, कलेक्टिव स्ट्रक्चर का नाम बताएगा एनीबॉडी? उसको हम बोलते हैं पेरिएंट। यू माइट बी अवेयर, आई थिंक पेरिएंट, उस स्ट्रक्चर का नाम पेरिएंट होता है। और यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट इज दैट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलेंगे उसको, नाइदर वी से सेपल पेटल, टेपल वर्ड इज यूज्ड, टेपल, लिलिएसी फैमिली में टेपल। ठीक है, पेरिएंट का यूनिट जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज टेपल, जब कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यू विल फाइंड आउट द, ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा आपको, आई वाज ट्राइंग टू ड्रा स्टेमन। तो यहाँ पे देखिए स्टेमन जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो ऊपर का पोर्शन है दिस इज द एंथर है, ये पोर्शन एंथर कहलाता है, दिस पोर्शन, दिस इज द एंथर। ये इस तरह का कैप्सूल, जैसे दो कैप्सूल जुड़े हुए स्ट्रक्चर है, और ये वाला पोर्शन फिलामेंट कहलाएगा। जस्ट यू विल फाइंड आउट दिस पोर्शन इज फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन के दो पार्ट्स हो गए, एंथर एंड फिलामेंट, एम राइट। नेक्स्ट इसी तरीके से देखिए जो फोर्थ वर्ल है वो कहलाएगा दैट इज द गाइनीशियम, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में देखिए दिस इज गोइंग टू बी द स्टिग्मा, आई एम गोइंग टू शो बाय डिफरेंट कलर। स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द लैंडिंग ग्राउंड और ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरता है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। एंड दिस पोर्शन इज स्टाइल, जो नैरो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये स्टाइल कहलाएगा, और नीचे जो सोलन पोर्शन है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओवरी, एम राइट।
तो these are the main parts of any flower, angiospermic flower और flowering plant. And इसमें कैलिक्स और कोरोला ये कहलाते हैं एसेसरी द पार्ट्स, और नेसेसरी या द इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आप कह सकते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनिशियम, बिकॉज कैलिक्स कोरोला के बगैर थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन एंड्रोसियम एंड गाइनिशियम ये ज़रूरी है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज द नेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, एक और कॉम्पिटिशन्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्लीट फ्लावर्स। कंप्लीट फ्लावर्स का मतलब ये होता है कि जिसमें चारों वर्ड्स हों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनिशियम। अगर एक भी मिसिंग है तो वो कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हुआ, अगर एक भी मिसिंग है तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो these are the some terms, as you know बायोलॉजी में कोई फार्मूला तो होता नहीं, लेकिन just I mean the some exception floral formula, I'm going to discuss over that. I will discuss that in morphology. जनरली मैं कह रहा हूँ कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको अल्फा बीटा सिग्मा ये सब याद करना है, यहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दीज टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये इसको यूँ नहीं समझना है कि बस ये सिंपल से लाइक जैसे और सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट हैं कि वो सिंपल मीनिंग रहती है, यहाँ पे हर लाइन में एनसीईआरटी की कुछ ना कुछ न्यू टर्म्स हैं, उनका मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग समझना ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज कीप ए गुड डिक्शनरी और थिसॉरस ऑन योर टेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और द सिंपल सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड, तो वो आपको हेल्प करेगा। बिकॉज एनसीईआरटी जितनी दफ़ा पढ़ेंगे यू विल फाइंड आउट द न्यू मीनिंग, लाइक वो कपलेट्स होते हैं ना पोएट्स वगैरह के, कि जितनी दफ़ा पढ़ोगे आप न्यू मीनिंग वुड कम। तो ये एनसीईआरटी हैज़ बीन सेम मैनर, जस्ट आई सेड इन द बिगिनिंग, इट इज़ रिटन इन वेरी फिलोसफिकल मैनर। तो आपको समझ के पढ़ना है, तो अगर समझ के पढ़ोगे एंड यू विल ड्रा द डायग्राम्स, तो डेफिनेटली दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। So for today only till this portion, and just till here I'm going to just conclude. Uh, in the next video I will explain the further next subtopic. Okay, thank you very much.